प्रोफेसर अभय कुमार दुबे जी को आमंत्रित कर रहा हूं आज के अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। प्रोफेसर अभय दुबे। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। मैं अपने सभी साथियों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। और मैं उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील लेखक संघ का खास तौर से कृतज्ञ हूँ कि उनकी वजह से मुझे 3 बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य सुनने को मिले। सबसे पहले प्रोफेसर फैजान मुस्तफा ने संविधानवाद के सामने आ रही विकृतियों का खुलासा किया, और जिससे मुझे काफी जानकारियां मिली। जितनी विशेषज्ञता के साथ में, जितनी महारत के साथ में उन्होंने तमाम संविधान के अंतर्विरोधों और व्यवहारिक राजनीति की समस्याओं को जोड़ते हुए अपनी बात रखी, वो मेरे ख्याल से उन्हीं के बस की बात थी। और मैं तो आज एक छात्र की तरह उनकी कक्षा में बैठा रहा। और हमारे साथी रतनलाल ने संविधान निर्मित की प्रक्रिया में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका और उनका के महत्व को जिस तरह पुनः रेखांकित किया, वो भी बहुत उम्दा था। और हमारी मित्र शीबा असलम फहमी ने बहुसंख्यकवाद की विकृति को लेकर जो बातें कही, वो सब जरूरी बातें हैं और उन बातों को हमें बार बार कहना चाहिए और नए नए दृष्टिकोणों से दोबारा दोबारा सार्वजनिक मंच पर पेश करना चाहिए। ये अब मेरे लिए भी खुशी की बात है कि शायद विभूति जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। नहीं, साथी की तो कॉमरेड अली जावेद हैं जो जुड़े हुए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ इस सभा में। अब मैं काफी समय हो चुका है, मैं संक्षेप में अपनी बात करूंगा। और मैं अपनी बात, आनंद जी ने अभी अंबेडकर का जो एक छोटा सा फिक्रा सुनाया था, उसको दोहराते हुए अपनी बात करूंगा। आनंद जी ने याद दिलाया था कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वे इतिहास नहीं बना पाते जो इतिहास को भूल जाते। मैं इसमें अपनी सुविधा के लिए एक चीज और जोड़ने की गुस्ताखी करूंगा। वो ये है कि वे न केवल वे इतिहास नहीं बना पाते जो इतिहास को भूल जाते हैं, बल्कि वे भी इतिहास नहीं बना पाते जो अपने वर्तमान का सही विश्लेषण नहीं करते। तो इतिहास की बातें हम लोग करते रहते हैं। अब जरा थोड़ा सा वर्तमान पे आ जाइए कि वर्तमान में हो क्या रहा। डॉक्टर मुस्तफा ने कृषि कानून जिस तरह राज्यसभा में पास किए गए, उनकी चर्चा की। अब मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट को लाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश देकर सरकार के सामने एक, जिसे कहते हैं ओपनिंग, सरकार के सामने एक युक्ति खोली सुप्रीम कोर्ट ने कि वो इन कृषि कानूनों को अगर होल्ड पर रख दे, अगर इनके अमल के ऊपर कुछ दिनों की रोक लगा दे, तो ये किसानों का आंदोलन जिसने ऐतिहासिक रूप से दिल्ली को पिछले 2 महीने से घेर रखा है, ये खत्म हो सकता है। और सब लोगों को उम्मीद लगने लगी कि सुप्रीम कोर्ट के इस कहने से शायद सरकार कुछ सबक लेगी। और सरकार ने सबक लिया भी। सरकार ने 1.5 महीने के लिए इन कानूनों पर अमल को रोक दिया, लेकिन किसानों ने उनकी बात नहीं मानी, ये अलग बात है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो भारत की कार्यपालिका है, यानी सरकार, और भारत की जो न्यायपालिका है, वो एक दूसरे के साथ में जुज मिला के काम कर रही है। न्यायपालिका ने वो काम किया जो दरअसल कार्यपालिका को करना चाहिए था। कार्यपालिका अपनी तरफ से उस काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, तो उसके लिए रास्ता साफ करने का काम न्यायपालिका ने किया, भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका ने किया। क्या भारत की न्यायपालिका का ये कर्तव्य है? मैं समझता हूं प्रोफेसर मुस्तफा मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि ये भारत की न्यायपालिका का काम नहीं। न्यायपालिका का काम संविधान की समीक्षा करना है और जो कानून बनते हैं उन कानूनों को संविधान के दायरे, देखना है कि संविधान के दायरे में वो हैं या नहीं। और कृषि कानून से संबंधित 2 मसले पिछले 3 महीने से सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़े हुए। पहला मसला यह है कि जो संविधान के मुताबिक राज्यों का अधिकार था, यानी कृषि राज्यों का अधिकार है, उसको केंद्र सरकार ने लेकर उनके ऊपर कानून क्यों बनाए? क्या इस तरह से कानून बनाना ठीक है? क्या इससे केंद्र राज्य संबंध प्रभावित नहीं होंगे? क्या इससे राज्यों के अधिकारों का हनन नहीं होगा? क्या संविधान ने राज्यों को जो अधिकार दिए हैं उन अधिकारों में इससे कटौती नहीं होगी? दूसरा मसला उनके सामने ये पड़ा हुआ था कि राज्यसभा में जिस तरह कानूनों को पारित किया गया, क्या वो एक सही तरीका था? क्या वो एक संविधान सम्मत तरीका था? लेकिन पिछले 3 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों मसलों के ऊपर सुनने की कोई कोशिश नहीं की। और इस तरह उसने अपना जो न्यायिक दायित्व था, अपना जो संविधान सम्मत दायित्व था, उसका निर्वाह नहीं किया। और वो ये करने में जरूर लग गया
कि वो केंद्र सरकार के लिए कैसे एक ओपनिंग खोले कि वो इस दिल्ली का जो घेराव किसानों द्वारा किया गया है, इस घेराव से निपटे। तो इस तरह भारत की जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, जो चुनी हुई संस्था नहीं है, उसको उसको जो उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो वैधता है, वो संविधान के जरिए उससे प्राप्त होती है, क्योंकि वो संविधान की रक्षक है। लेकिन ऐसा ना करके मैं फिर से एक बार कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक इस पूरे संकट में एक कार्यपालिकीय हस्तक्षेप किया। मोदी सरकार पिछले 7 साल के अपने शासनकाल में इस वक्त सबसे बड़े संकट का शिकार है। भारत के इतिहास में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ है कि हजारों हजारों लोग देश की राजधानी को घेर लें, और ये गैर पार्टी आंदोलन है। इसके पीछे पंजाबी, सिख और जाट समाज की सामुदायिक शक्ति है, उनका संगठन है। इसलिए सरकार इससे टकराने में और इसका दमन करने से भी घबरा रही है, क्योंकि इसका दमन करने के बहुत विकट और भयानक नतीजे निकल सकते हैं। हमने देखा है आज किसानों में कुछ तत्वों ने लाल किले में जहां पर राष्ट्रीय झंडा लगाया जाता है, उस पर चढ़कर निशान साहब का झंडा फहरा दिया, जो कि सिखों का एक धार्मिक झंडा है। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि अगर इस आंदोलन का दमन हुआ और इस आंदोलन से निपटने में सरकार ने कोई गड़बड़ियां की या सरकारी संस्थाओं ने कोई गड़बड़ियां की, तो इसमें से पूरा खालिस्तान वाला आंदोलन निकल सकता है, जिससे न केवल पूरे राष्ट्र, पूरे लोकतंत्र और हमारे पूरे सार्वजनिक जीवन को और सभी चीजों को कितना बड़ा नुकसान होगा, इसका अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। तो आप देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार द्वारा राज्यों के अधिकारों का हनन हुआ या नहीं हुआ, इस सवाल की सुनवाई कर लेता, अगर सुप्रीम कोर्ट इस सवाल की सुनवाई कर लेता कि राज्यसभा में ये 3 बिल ठीक पास हुए हैं नहीं हुए, समुचित तरीके से पास हुए नहीं हुए, इस बात की सुनवाई कर लेता, तो आज ये नौबत ना आती जो नौबत इस वक्त आई हुई है। सुप्रीम कोर्ट बेहतर हो कि अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करे, लेकिन ऐसा नहीं किया था। आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने कश्मीर से धारा 370 हटाने का मामला भी लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड चलाए हैं, जो बहुत ही विवादास्पद बॉन्ड है, जिनके जरिए बहुत बड़े पैमाने पर काला धन सरकारी पार्टी के पास जा रहा है, वो मसला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इन दोनों मसलों के ऊपर भी कोई सुनवाई शुरू नहीं की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो वर्तमान है वो किस किस्म का है, और वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को ठीक से निभा रहा है या नहीं निभा रहा है। अब दूसरा मसला आता है बहुसंख्यकवाद। मैं हमेशा से ये कहता रहा हूं और आज फिर इस बात को कहना चाहूंगा कि हर लोकतंत्र में एक बहुसंख्यकवादी आवेग होता है, एक मेजोरिटेरियन इंपल्स होता है, चाहे वो भारत का लोकतंत्र हो या किसी भी और देश का लोकतंत्र। ये उसके राजनीतिक नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसी युक्तियां अपनाए, इस तरह की राजनीति करे, इस तरह का व्यवहारिक कार्यक्रम करे, इस तरीके से जन गोलबंदी करे, अपने पूरे राजनीतिक कार्यक्रम को इस तरह से सजाए कि वो बहुसंख्यकवादी आवेग बिनायन बना रहे, यानी सौम्य बना रहे। वो बहुसंख्यकवादी आवेग मैलिग्नेंट ना होने पाए, यानी बहुसंख्यक आवेग दुष्ट ना होने पाए। और मैं इस बात को कहूंगा कि 1980 तक भारत का राजनीतिक नेतृत्व कमोवेश इस लक्ष्य में कामयाब रहा, लेकिन 1980 के बाद जिस तरह की नीतियां अपनाई गई, पहले कांग्रेस सरकार द्वारा, फिर उसके बाद में मिलीजुली सरकारों द्वारा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जिस तरह की नीतियां अपनाई गई, उसका नतीजा आज ये निकला है, जैसे कि शीबा असलम फहमी ने अपने वक्तव्य के आखिर में कहा कि भारत व्यवहारिक रूप से एक हिंदू राष्ट्र बन गया है। मुझे ध्यान है कि प्रोफेसर आशीष नंदी जो पूर्वी दिल्ली से लगातार जो एमपी होते थे, वैकुंठ लाल शर्मा प्रेम, जो बाद में सिख बन गए थे, वैकुंठ लाल शर्मा प्रेम का जब उन्होंने इंटरव्यू लिया, तो वैकुंठ लाल शर्मा प्रेम ने उस इंटरव्यू में कहा कि भारत तो पहले से ही हिंदू राष्ट्र है, बस इसको लाल किले की प्राचीर से घोषित करना बाकी है। और आज स्थिति यह है कि उसको घोषित करने की आवश्यकता नहीं रही। आपको ध्यान होगा जब संविधान बना था तो 5 जन्म में और ऑर्गेनाइजर में लगातार इस तरह के लेख प्रकाशित होते थे कि ये संविधान हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये हिंदुओं की जो मनुस्मृति है, जो पहले से हमारे पास एक संविधान मौजूद है, उसकी छाप इस संविधान के ऊपर नहीं है। इस संविधान का और भी ताकतें विरोध करती थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से खासतौर से इस लहजे से इस पूरे संविधान का विरोध होता था। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार बनी, केंद्र में जब पहली भाजपा सरकार बनी, तो कुछ दिनों तक शासन करने के बाद में
अटल जी ने, जो कि उदार तबीयत के राजनेता माने जाते थे, उन्होंने एक आयोग बनाया और सुभाष कश्यप की देखरेख में उस आयोग ने संविधान में क्या क्या परिवर्तन किए जाने चाहिए इसकी जांच पड़ताल शुरू की और उस आयोग की रिपोर्ट मौजूद है। अगर 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा के नेतृत्व में भाजपा दोबारा चुनाव जीत जाती तो वो सिलसिला और आगे बढ़ता, उस आयोग का एक दूसरा अध्याय हम लोगों के सामने आता, तब शायद नया संविधान बनाने के लिए या संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन करने के लिए एक कार्यक्रम भी पेश किया जाता। बहरहाल वो चीज वहीं की वहीं रुक गई, क्योंकि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा अचानक अपनी उम्मीदों के खिलाफ चुनाव हार गई। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई 10 साल बाद, उसके 10 साल बाद नरेंद्र मोदी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आई, तो संसद में प्रवेश करते समय, संसद के दरवाजे पर माथा टेकते समय नरेंद्र मोदी ने एक वक्तव्य दिया कि यह संविधान हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। यानी जो विचारधारा और उस विचारधारा के आधार पर बनी हुई पहली सरकार संविधान संशोधन की जुगाड़ लगा रही थी या उसके आग्रह की शिकार थी, उसको जब पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ तो उन्होंने कहा कि ये संविधान का ग्रंथ जो है वो हमारा सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूरे विचार में ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन को हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। इस परिवर्तन की रोशनी में हमें जो न्यू इंडिया की परिकल्पना है, उसको नरेंद्र मोदी बार बार पेश करते हैं, न्यू इंडिया की परिकल्पना है और जो उनकी वेबसाइट पे उपलब्ध है, उस न्यू इंडिया के तहत हमें 9 शपथें लेनी होगी, 9 किस्म की शपथ लेनी होगी। उसमें भारत के बेरोजगारों को यह भी शपथ लेनी होगी कि वो नौकरी की मांग नहीं करेंगे, वो जॉब सीकर नहीं बनेंगे, बल्कि वो अपने आप खुद वो अपने लिए रोजगार उपलब्ध करेंगे। तो ये जो पूरा परिवर्तन हुआ है और जिसको श्रीवास्तव फैमिली ने कहा कि वो एक आज्ञापालिक समाज बनाने की तरफ बढ़ रही है, तो मैं इस बात को बहुत लंबे अरसे से कहता आ रहा हूँ। भारत कितना आज्ञापालक हो गया है और कितना नहीं हुआ है, इस बात की हमेशा परीक्षा ली जाती रहती है। चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड ही क्यों ना हो, लॉकडाउन के पीरियड में सब लोगों से कहा गया कि सब लोग दिए जलाएं, सब इस बात को देखा गया प्रधानमंत्री की बात कितने लोग मानते हैं। लॉकडाउन के पीरियड में कहा गया कि सब लोग थालियां बजाएं, तो ये एक देखने का तरीका था कि प्रधानमंत्री की बात कितने लोग मानते हैं। तो भारत को एक आज्ञापालक समाज बनाने के लिए, पूरे के पूरे समाज का सरकारीकरण कर देने के लिए तरह तरह की मुहिमें चलाई जा रही हैं। सरकार ने जिम्मेदारी उठा रखी है कि वो लोगों के व्यवहार में, लोगों के बिहेवियर पैटर्न में परिवर्तन करें। इसलिए चाहे वो स्वच्छता अभियान हो या वो और दूसरे अभियान हो, बार बार ये कहा जाता है कि सरकार की आलोचना मत कीजिए। आपको ध्यान होगा जब वाशिंगटन डीसी में कैपिटल हिल के ऊपर ट्रंप समर्थकों ने हमला किया, उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने क्या वक्तव्य दिया था? हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि कानूनी रूप से चुनी हुई सरकार के खिलाफ कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जाना चाहिए, इस तरह का आंदोलन नहीं चलाया जाना चाहिए। अब आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कैसे आई है? भारतीय जनता पार्टी राम जन्मभूमि आंदोलन चला के सत्ता में आई है, जो उसने कई साल तक चलाया। इस आंदोलन ने किसी भी चुनी हुई सरकार की सत्ता को नहीं माना, इस आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट की सत्ता को नहीं माना, इस आंदोलन ने भारतीय राजनीति और लोकतंत्र की किसी भी मर्यादा को नहीं माना। इस आंदोलन ने हिंसा की, समाज को बांटा, हिंदू मुसलमानों को लड़ाया और बहुत सारी सांप्रदायिकता इस आंदोलन के कारण पैदा हुई। ऐसा आंदोलन चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के बाद और सब लोगों से कह रही है कि अब सब लोग चुपचाप रहें, सरकार की आज्ञा का पालन करें और चुनी हुई सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन न करें। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति की तरफ हम लोगों को नए सिरे से इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अब जब ये कहा जाता है कि इस वक्त देश में हिंदू बहुसंख्यकवाद का राज, तो ये एक तथ्य है, लेकिन ये नौबत कैसे आई, इसके कारणों के ऊपर जरा कम विचार किया जाता है। मैं साथियों से अनुरोध करूंगा कि इसके कुछ कारणों के ऊपर भी विचार किया जाए। इसका पहला कारण जो मेरी नजर में है वो ये है कि आजादी के बाद से नहीं, आजादी के पहले से भी भारतीय राजनीति को विभिन्न किस्म के बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता के रूप में भी पढ़ा जा सकता है।
आप देखिए कि जिसको हम कहते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन, जिसके नाम पर सिख आतंकवाद ने सिर उठाया और इस पूरे देश की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदल गई, वो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन क्या है? आप इसको चाहें तो सिख बहुसंख्यकवाद के घोषणा पत्र के रूप में भी देख सकते हैं। जो आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन है, उसके आधार पर पंजाब में चूंकि सिखों की बहुसंख्या है, इसलिए वो बार बार कहते हैं कि अगर हमारा यहां बोलबाला नहीं होगा तो किसका बोलबाला होगा। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी में देखिए, वहां पर मुसलमानों की संख्या 90% या उससे भी ज्यादा है। जब वो आजादी का नारा लगाते हैं तो उसके पीछे ये आग्रह होता है कि अगर हमारा यहाँ पे बोलबाला नहीं होगा तो किसका बोलबाला होगा। आप उत्तर पूर्व में जाइए, वहां पर नागालैंड में और शायद एक दो प्रांतों में और ईसाइयों की बहुत संख्या है। नागालैंड की तो राजभाषा भी अंग्रेजी है, जबकि वहां लोग अंग्रेजी नहीं बोलते। ऐसी स्थिति में वहां ईसाइयों का बोलबाला होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे बहुसंख्यकवाद इस देश में हमेशा से रहे। अब हिंदुओं का बहुसंख्यकवाद भी खड़ा हो गया, जो कि बहुत ही विकराल है, बहुत ही दुष्ट है और सभी तरह की लोकतांत्रिक मर्यादाओं को कुचलता हुआ बिल्कुल अपनी मनमानी करने पे आमादा है। और जाहिर है जब हिंदुओं का बहुसंख्यकवाद खड़ा होगा तो किसी दूसरे के चुनाव जीतने की संभावनाएं कम से कमतर होती चली जाएंगी। या पूरी राजनीति का एजेंडा ही हिंदू बहुसंख्यकवाद के एजेंडे का पिछलग्गू बन जाएगा। यहां तक कि वे पार्टियां भी हिंदुओं की गोलबंदी करने और ऐसे कई सब गोलबंदी करने में यकीन दिखाने लगेंगी और ऐसे तमाम सवालों को उठाने से बचने लगेंगी जिससे उन्हें कहीं ना कहीं हिंदुओं की नाराजगी का सामना करना पड़े। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति कैसे बनती है? जब तक हम भारतीय राजनीति को बहुसंख्यकवादों की प्रतियोगिता के तौर पर नहीं देखेंगे, तब तक हमारी ये समझ में नहीं आएगा कि ये हिंदू बहुसंख्यकवाद जो जनसंख्या मूलक तरीके से यानी डेमोग्राफिक तरीके से एक हकीकत था, लेकिन राजनीतिक हकीकत नहीं था, वो राजनीतिक हकीकत कैसे बन गया। अब मैं एक छोटी सी बात की तरफ और आपका इशारा करूंगा, दो बातों की तरफ इशारा करूंगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दूसरी बात यह है कि ये जो बहुसंख्यकवाद की समस्या जो है वो केवल एस्क्रिप्टिव यानी धार्मिक ही नहीं है। भारत में एक जातियों का बहुसंख्यकवाद भी है और जो जातियों का बहुसंख्यकवाद है इसको हम सब लोग बहुत ही इस तरह से पेश करते हैं जैसे कि ये बहुसंख्यकवाद ना होकर किसी सामाजिक, इसके गर्भ से एक सामाजिक क्रांति निकलने वाली है, जिसको बहुजन थीसिस कहते हैं। बहुजन थीसिस क्या है? बहुजन थीसिस का सीधा मतलब ही बहुसंख्यकवाद की थीसिस। इसमें यह है कि आप कुछ जातियों को जोड़ लें, चाहे इस नाम पर जोड़ लें कि वो कमजोर हैं, इस नाम पर जोड़ लें कि वो शोषित हैं, और उसमें कुछ गरीब मुसलमानों का छौंक भी उसमें डाल लें, और उसके बाद में संख्याओं का एक गणन शास्त्र बनाएं और कहें कि हम लोग स्थायी रूप से बहुसंख्यक हैं, हम लोग दलित, उत्पीड़ित और शोषित हैं, हम बहुसंख्यक हैं, इसलिए हम एक सामाजिक क्रांति करेंगे। तो जब हम एक बार जुड़ जाएंगे तो हमारे मुकाबले कोई भी चुनाव नहीं जीत पाएगा। 1984 में प्रोफेसर रजनी कोठारी ने, जो हमारे राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने इस सवाल के ऊपर एक बहुत दिलचस्प लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि ये जो संख्याओं का गणन शास्त्र है, इसके अंदर न केवल सांप्रदायिक लोग सक्रिय हैं, बल्कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी सक्रिय हैं, ऐसी शक्तियां भी सक्रिय हैं जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती हैं, सेकुलर कहती हैं। ये बात सही है कि बाद में कोठारी साहब ने अपनी थीसिस को दोबारा रिविजिट नहीं किया, और हम अगर वो दोबारा उसकी तरफ देखते तो शायद किसी और तरीके से भारतीय राजनीति का और राजनीति विज्ञान का विमर्श विकसित होता। और बहुत दिनों तक जातियों के इस बहुसंख्यकवाद में और हिंदुओं के बहुसंख्यकवाद में, यानी बहुजन समाज पार्टी की राजनीति में, जिसको आजकल दलित बहुजन भी कहा जाता है, और भारतीय जनता पार्टी के बहुसंख्यकवाद में, इसके बीच में प्रतियोगिता होती रही। पूरा 90 के दशक को आप देखिए, पूरा 90 का दशक इस प्रतियोगिता का दशक है। चूंकि चूंकि पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की जो मतदाता मंडल था वो कुछ प्रभावी था, और उसके असर से कुछ सीटें जीत नहीं आती थी उत्तर प्रदेश और बिहार में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता। मुझे अभी तक याद है प्रमोद महाजन की वो खींच, जो उन्होंने जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और उन्हें
एक गठजोड़ सरकार बनानी पड़ी, तो उन्होंने टीवी पर अपनी खींच व्यक्त करते हुए कहा था, जब तक ये मुलायम सिंह यादव, लालू यादव और मायावती ये सीटें जीतते रहेंगे तब तक हमें बहुमत प्राप्त नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये हुआ कि ये पूरी बहुजन थीसिस अलोकप्रिय होकर अपने ही समर्थक जनता के बीच में अपनी साख खो बैठी। इसमें उनके नेताओं की करामात भी थी और उनकी गोलबंदी की शैली भी थी और आरक्षण के दुरुपयोग का कारण भी इसके पीछे था। इसका विशुद्ध परिणाम ये निकला कि जैसे ही ये लोग विफल हुए और चुनावी मैदान में इन्हें सीटें मिलनी बंद हुई, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त होना शुरू हो गया। 2014 में लोकसभा चुनाव में, फिर 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद 2019 में दोबारा लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की और धीरे धीरे हमारे सामने हिंदू राजनीतिक एकता का एक बहुत ही भयंकर नजारा उभरता हुआ दिखाई पड़ने लगा। आज स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस तथाकथित बहुजन थीसिस के परास्त हो जाने के बाद में 45 से 50% वोट अपने प्रभाव क्षेत्रों में प्राप्त कर रही है और उसने ऐसा एक सामाजिक गठजोड़ बना लिया है जिसके कारण निकट भविष्य में भी उसके हारने की कोई संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। स्थिति यह है कि वो कितना भी खराब शासन करे, स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार नोटबंदी जैसा एक बेतुका और तुगलकी फरमान जारी करे जो निहायती अलोकप्रिय था, उसके बावजूद भी चुनाव में उसकी साख नहीं गिरती, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी की जो निजी रेटिंग है लोकप्रियता की वो नहीं घटती, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की जो रेटिंग है वो नहीं घटती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस 50% के आसपास की जो हिंदू एकता है उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय लोकतंत्र को एक पार्टी स्टेट में बदल दिया है। ये बात मैं खासतौर से आपके लिए कह रहा हूं, इस बात पे गौर करने की जरूरत है। भारतीय लोकतंत्र एक पार्टी का राज्य बन चुका है जिसमें उस पार्टी की केंद्रीय स्तर पर उसकी जो राजनीतिक वैधता है, लोकप्रियता है, वो कुछ भी करती रहे, कितना भी बुरा शासन करे, कितने भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन करे, फिर कभी भी उसकी साख नहीं गिरती। इसके और भी कई कारण है। विपक्ष की कमजोरी उसका कारण है, विपक्ष का एकजुट न होना भी इसका कारण है। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हिंदू बहुसंख्यकवादी विमर्श ने भारत की पूरी राजनीति को लगभग स्थायी रूप से अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उसके द्वारा जो एजेंडा सेट किया जाता है उसी एजेंडे के पीछे सब लोग चलते हैं। मैं इन बातों को, ये बातें काफी तकलीफदेह बातें हैं और ये बातें हम लोग जो बहुत से हमारे स्थापित आदर्श हैं, जो स्थापित लोकतांत्रिक मर्यादाएं हैं, हम उसके आईने में देखकर व्यवस्था की आलोचना करते हैं और आज जो हो रहा है उसकी आलोचना पेश करते हैं, तब हम अपने आप को सुकून देने वाली बातें कहते हुए नजर आते हैं, जिनको हमारे गुरु प्रोफेसर धीरू भाई शेठ एक सेल्फ अपीजिंग डिस्कोर्स कहते थे। उस तरह का डिस्कोर्स हम लोग करते नजर आते हैं, जबकि जमीन पर व्यवहारिक राजनीति क्या है। भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करना आसान है, मैं कर रहा हूं, आप लोग भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की आलोचना करना आसान है, मैं कर रहा हूं, आप सब लोग भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं और इस मंच पर की भी गई है। हमें अपने गिरेबान में भी झांक कर देखना चाहिए कि हम लोगों ने किया क्या है। आखिरकार ये नौबत आई कैसे है? 80 के दशक के बाद में धीरे धीरे कदम ब कदम, घटना दर घटना ये नौबत कैसे आई? ये नौबत मुझे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के अंदर छपा हुआ वो एडिटोरियल याद है जो 90 के दशक में प्रकाशित हुआ था। उस संपादकीय में कहा गया था कि कांग्रेस के लोग केवल सफेद कपड़े पहनते हैं, उनकी नीतियां बिल्कुल वही है। अगर वो गेरुआ वस्त्र पहन लें तो बिल्कुल उनकी नीतियों और गेरुआ वस्त्र में बिल्कुल परफेक्ट हार्मनी नजर आएगी। इसी तरह अन्य विपक्षी दल हैं, आप उनको देखिए, किसी के अंदर ये साहस नहीं है कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर हिंदू बहुसंख्यकवादी एजेंडे का खुले तौर पर विरोध कर सके। बिल्कुल देश की राजनीति की धारा पूरी तरीके से पलट गई और इसमें बहुत कुछ ऐसा भी हुआ है जिसमें सेकुलर लोगों ने भागीदारी की है। उसके बारे में सिलसिलेवार में बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में हुआ यह है कि जो मुस्लिम वोट था
जो मुसलमानों का मतदाता मंडल था, मुस्लिम वोट था, उसकी अपनी जो एफिकेसी थी, उसकी जो अपनी सक्षमता थी, इसके आधार पर वो राजनीति को प्रभावित करता था, वो लगभग शून्य में बदल गई है। इस बात की पर भी गौर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में 20% ज्यादा मुसलमान हैं, वो किधर भी वोट देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसके मुकाबले 50% की गोलबंदी कर ली जाती है। ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को गौर करने की जरूरत है। हम अपने वर्तमान का निर्ममता से विश्लेषण करें और उसके बाद में देखें कि हमारा लोकतंत्र किधर जा रहा है, और जिसको हम लोग जनता कहते हैं, जो जनता का मन है, वो दरअसल किस तरीके का है। रतनलाल ने अंबेडकर की एक और बात याद दिलाई थी, इसमें उन्होंने कहा था कि बहुसंख्यक समाज को चाहिए कि वो अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखे, उसकी उपेक्षा ना करे, और अल्पसंख्यकों को भी चाहिए कि वो अपनी जो अल्पसंख्यक छवि है उसको सीने से लगाए रहें और उसको चिरस्थायी बनाने की कोशिश ना करें। यानी अंबेडकर ने एक साथ बहुसंख्यकवादी सांप्रदायिकता और अल्पसंख्यकवादी सांप्रदायिकता, इन दोनों ही प्रवृत्तियों को आलोचित किया था, इन दोनों ही प्रवृत्तियों को आड़े हाथों लिया था। लेकिन आज कम से कम विमर्श के धरातल पर, जिस दुनिया में मैं रहता हूँ, वहां पर मुझे कम से कम ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ता। कुल मिलाकर आज का जो गणतंत्र है, गणतंत्र दिवस है, मैं समझता हूँ कि भारत बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है। जो सड़कों पर हो रहा है किसानों का आंदोलन, जो पूरी तरीके से एक गैर धार्मिक आंदोलन है, पूरी तरीके से एक गैर पार्टी आंदोलन है, उस आंदोलन में देखिए क्या हुआ। उस आंदोलन में निशान साहब का झंडा किसी ने लाल किले पर फहरा दिया। तो ये सब जो परिस्थितियां बन रही हैं, ये परिस्थितियां एक बहुत डरावने भविष्य की तरफ संकेत कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी। बहुत ही महत्वपूर्ण और मूल्यवान बातें आपने रखी अपने वक्तव्य में। खास तौर से जो अभी आपने अंत में कहा कि भारतीय लोकतंत्र एक पार्टी स्टेट में बदल गया है। वाकई में हाल के एक दशक में तो खास तौर से जिसकी भूमिका पहले से बननी शुरू हो गई थी, लेकिन ये पिछले 8-10 वर्षों में जिस तरह का माहौल बना है, ये जो बहुसंख्यकवाद है, ये इसमें लोकतंत्र को बहुसंख्यकवाद का एक तरीके का टूल बना दिया गया, उसका उपकरण बना दिया गया है। और जितनी भी संस्थाएं हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक शामिल है, और जितनी और हमारी संस्थाएं हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, सबको इस्तेमाल किया जा रहा है एक खास मकसद से, एक खास किस्म की विचारधारा के संदर्भ में। हालांकि ये बहुत ही, जिसको कहा जाए कि भारतीय संविधान के जो आदर्श हैं, जो उनके मूल्य हैं, उनके विपरीत है, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा के विपरीत है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हो रहा है। और जैसा कि अभय जी ने कहा कि अगर वो ऐसा कर पा रहे हैं तो हम उन्हें रोक क्यों नहीं पा रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उन्होंने रखा है, जिसमें आत्मविश्लेषण की बात उन्होंने कही है, आत्मचिंतन की बात कही है, और एक नए तरीके से उसका काउंटर तैयार करने की जो बात कही है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं अभय जी का। हमारे बीच प्रगतिशील लेखक संघ, अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर अली जावेद सर जुड़ गए हैं। मैं प्रोफेसर अली जावेद सर से कहूंगा कि वो अपना माइक अनम्यूट कर लें। प्रोफेसर अली जावेद सर, प्रोफेसर अली जावेद सर हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे साथ PWA उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष खान अहमद फारूक साहब भी जुड़े हैं। मैं अली जावेद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना माइक सर अनम्यूट कर लीजिए। जावेद सर, जावेद सर माइक अनम्यूट कर लीजिए। रुकिए, फोन करता हूँ। हाँ, हो गया। हाँ सर। हेलो, हाँ जावेद साहब, मैं सर नमस्कार, आपका स्वागत है। हाँ, इस कार्यक्रम के समापन के लिए, और हमारे जो आज हमारे अतिथि वक्ता हैं, खासतौर से एक उदाहरण देना भूल गया, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ सर, जरूर जरूर जरूर। 1 मिनट और मिलूंगा आप सबका। मैं आपका ध्यान इस ओर खींचूंगा। ये एक ऐसा तथ्य है जिसकी चर्चा आमतौर पर नहीं होती, और ये तथ्य बताता है कि सेकुलर मंतव्यों से किए गए और समाज सुधारक मंतव्यों से किए गए बहुत से काम भी अंततः हिंदू बहुसंख्यकवाद के
पक्ष में चले जाते हैं। इसके लिए मैं आपको हिंदू कोड बिल का उदाहरण दूंगा। जब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल को संसद में पेश किया तो सरदार हुकुम सिंह ने, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, और उन्होंने संविधान के मसौदे पे इसलिए दस्तखत करने से इनकार कर दिया था कि उनका मानना था कि इसमें सिखों के अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा नहीं की गई है। ऐसे सरदार हुकुम सिंह बाद में जो लोकसभा के सदस्य भी बने और राजस्थान के राज्यपाल भी बने, उन सरदार हुकुम सिंह ने डॉक्टर अंबेडकर के सामने एक सवाल उठाया। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया? आपने इस तरह का हिंदू विवाह कानून बनाया है जिसमें सिखों की अपनी जो खुसूसियत है, सिखों की जो अपनी धार्मिक विशिष्टता है, वो तो हिंदू समाज पूरी तरीके से निकल जाएगा। इस हिंदू विवाह कानून के तहत सिख, बौद्ध और जैन तीनों का विवाह हिंदू विवाह कानून के तहत ही नियंत्रित होना है। इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या किया, इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है। पूरी बहस टाइम्स ऑफ इंडिया में उन दोनों प्रकाशित हुई थी और बाद में कई समाज वैज्ञानिकों ने भी इस बहस का उल्लेख किया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सरदार जी आपने ये सवाल उठाने में काफी देर कर दी। तो उन्होंने कहा, वो क्यों? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर आपको अपना विवाह कानून चाहिए था तो आपके गुरुओं को करना चाहिए था। आपके गुरुओं ने एक अलग खालसा पंथ तो बनाया, लेकिन उन्होंने एक समांतर कानून बनाने की कोई कोशिश नहीं की। इसी तरीके से बुद्ध ने ब्राह्मणों की आलोचना तो की, लेकिन उन्होंने बौद्धों के लिए, अपने अनुयायियों के लिए किसी अलग कानून की व्यवस्था पर जोर नहीं दिया। न ही जैनियों के तीर्थंकरों ने ऐसा काम किया। इसलिए ये सब काम करने में आपको सैकड़ों वर्षों की देर हो गई है। इसलिए ये कानून इसी तरह का रहेगा। अब आप सोचिए, इस कानून के तहत बिल्कुल इस कानून की हम लोग तारीफ करते हैं एक हद तक, लेकिन आप देखिए जो सावरकर की थीसिस थी, उस सावरकर की थीसिस संवैधानिक, सेकुलर और कानूनी तरीके से हमारे सामने साकार होती हुई दिखाई पड़ती है। यानी इसमें हिंदू की दो हैसियतें बन के सामने आती हैं। एक वो जो हिंदू के रूप में पैदा हुआ है, और दूसरा वो इसके पूरे पारिवारिक, विवाहित और उत्तराधिकारी जीवन का निर्णय हिंदू कानून के आधार पर हो रहा है। यानी जो लीगली हिंदू है, यानी दो तरह के, यानी सिख, बौद्ध और जैन हिंदू के रूप में पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन कानूनन में लीगली हिंदू हो गए हैं। इस तरह सावरकर की जो थीसिस है कि इस देश में जो पैदा हुए धर्म हैं, ये धर्म हिंदू सांस्कृतिक दायरे में आते हैं, और इस देश में जो पैदा हुए धर्म नहीं है वे इस हिंदू सांस्कृतिक दायरे से बाहर हैं। इसलिए मुसलमानों को तो अपना अलग विवाह कानून रखने का अधिकार है, अन्य धर्मों को तो अपना विवाह कानून रखने का अधिकार है, लेकिन जो भारत में पैदा हुए तीनों धर्म हैं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये तीनों हिंदू विवाह कानून के तहत गवर्न होंगे। मुझे लगता है कम से कम कि ये बिल्कुल हिंदुओं के हिंदू दायरे को और विस्तृत करने और हिंदू एकता को कानूनी रूप से एक कानूनी जामा पहनाने का काम ये कानून करता है। और ये कानून सांप्रदायिक दृष्टि से नहीं बनाया गया, ये कानून सेकुलर और समाज सुधार की दृष्टि से बनाया गया। तो हमें अतीत में जाकर ये भी देखना चाहिए कि हम लोगों ने जो कदम उठाए और जो काम किए, उन्हें हम भविष्य में अगर वर्तमान और भविष्य प्रोजेक्ट करें तो क्या उनके बहुसंख्यकवादी नतीजे नहीं निकल रहे थे? धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया अभय जी। मैं अपने अध्यक्ष जी प्रोफेसर अली जावेद साहब से आग्रह करूंगा कि आज के हमारे इस आयोजन में जो हमारे सम्मानित वक्ता लोग रहे, प्रोफेसर फैजान साहब, प्रोफेसर अभय कुमार दुबे और डॉक्टर रतन लाल जी और शीबा मैडम, तो आप अपना कुछ समापन वक्तव्य सर कर दें और आभार व्यक्त कर दें हमारे अतिथियों का और जो फेसबुक लाइव हमारे साथी लोग देख रहे हैं। जी दोस्तों, अध्यक्षी भाषण के लिए आज मैं मुनासिब आदमी इसलिए नहीं हूं कि ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं अभय जी का अध्यक्षीय वक्तव्य हुआ है सर, और दूसरे लोगों को नहीं सुन पाया। तो जाहिर है मैं फैजान मुस्तफा साहब को या
डॉक्टर रतन लाल को या शीबा असलम फहमी, इन लोगों की समझ से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ और मुझे यकीन है कि इन्होंने जो कुछ भी बातें कही होंगी, आज जिस तरह से हमारे इस सेकुलर देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से संविधान का मजाक एक तरह से उड़ाया जा रहा है और सत्ता पक्ष जो है वो अपनी निरंकुश पॉलिसीज के तहत जो कुछ भी चाह रहा है, संविधान जो कुछ भी कहे, लेकिन वो अपनी मनमानी कर रहा है। और दुख की बात यह है कि हमारी कानून व्यवस्था, हमारी जुडिशरी जो है, वो उस जुडिशरी का जो रोल होना चाहिए वो रोल जो है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया है और हमारी जुडिशरी सत्ता पक्ष या एग्जीक्यूटिव की तरफ नजरें उठा करके देखती है कि उनका इशारा क्या है और उन्हीं के इशारों के मुताबिक जिस तरह से न्याय व्यवस्था हमारी चल रही है, ये बड़े दुर्भाग्य और दुख की बात है। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग, जो शुरुआत जिससे होती है, तो वो हम भारत के लोग नहीं रह गया है। अभय जी ने भी इस बात की तायद की और ये बात जरूर है, अभय जी की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि बहुसंख्यकवाद को जो खाद मुहैया करता है, जो उनको ऊर्जा प्रदान करता है, वो अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता ही ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन जब बहुसंख्यकवाद जो है वो सत्ता में बैठ करके और बड़े संकीर्ण तरीके से जो है अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को इंटरप्रिटेशन उसका करना शुरू कर दे, तो वो और जो है संकट गहरा जाता है। ये बात उन्होंने आगे जी ने इस बात की तरफ इशारा किया, पार्टी के हिसाब से वो अपनी मनमानियां तो करता है, लेकिन हमें थोड़ा सा इतिहास में जा करके भी देखना पड़ेगा। और इससे पहले नेहरू जी ने या और दूसरे हमारे जो संविधान के रक्षक रहे हैं, उन लोगों ने जिस तरह से संविधान की स्पिरिट को बरकरार रखा और संविधान की स्पिरिट को बरकरार रखते हुए इस देश को बहुसंख्यकवाद की तरफ नहीं जाने दिया, वो स्पिरिट जो है वो हमारा, चूंकि आज हमारी सारी हमारा सब कुछ हमारा जोर जो है वो जोर है इलेक्शन जीतने पर। पहले जो है हमारा जो सियासी कमिटमेंट हुआ करता था, राजनीतिक कमिटमेंट हुआ करता था, उसमें हमारा, हम इलेक्शन जीतने की कोशिश तो जरूर करते थे, लेकिन हमारे उसमें आंखों की हया शर्म थी और संवैधानिक स्तर पर जो है हमारे सामने एक ये भी होता था कि हम समाज को जवाब क्या देंगे अगर जो है संविधान का उल्लंघन करके जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। वो स्पिरिट जो है, वो कमिटमेंट समाज के तहत या संविधान के तहत हमारा कमिटमेंट खत्म हो गया है। जहां तक धार्मिक मूल्यों की बात है, मैं इस बात की तरफ इशारा करना चाहूंगा कि मेरे बचपन में जो है मुझे अच्छी तरह से याद है कि डॉक्टर राधाकृष्णन इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक नए विंग का उद्घाटन करने के लिए आए थे और उद्घाटन के समय उनके लिए नारियल और आरती वगैरह का इंतजाम किया गया था कि नारियल फोड़ करके आरती होने के बाद जो है वो डॉक्टर राधाकृष्णन जो है उस नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। और वो उस वक्त डॉक्टर राधाकृष्णन जो है, आप सब जानते हैं 69 में कि वो इस देश के राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राधाकृष्ण जो है वो इतना खफा हुए, इतना ऑफेंसिव महसूस किया उन्होंने और डांट करके उन्होंने जो है उन आयोजनकर्ताओं को डांटा और डांटते हुए उन्होंने कहा कि मैं अपनी आस्था के हिसाब से एक हिंदू हूँ और घर में जो है मेरा सारा आचरण जो है एक हिंदू जैसा होता है। मैं सारे जो है
धार्मिक जो आस्थाएं मेरी अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो मैं यहाँ जो उद्घाटन करने आया हूँ वो एक हिंदू की हैसियत से नहीं आया। मैं इस हाई कोर्ट की बिल्डिंग का उद्घाटन करने के लिए सेकुलर भारत के राष्ट्रपति की हैसियत से आया। और आप लोगों ने जो इंतजाम किया है इससे जो है मुझे दुख हुआ है। उन्होंने आरती और नारियल वगैरह जो है सब हटवाया वहां से और कहा कि मैं सेकुलर देश के एक राष्ट्रपति की हैसियत से इसका उद्घाटन करूंगा, धार्मिक जो है आधार पर जो है मैं इसका उद्घाटन नहीं करूंगा। लेकिन बाद में जो है नेहरू जी के बाद जिस तरह की सत्ता आई और अभय जी ने बहुत अच्छा इशारा किया, मैं उसे जो है खुल करके कह देने में जो है मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि इंदिरा जी ने सिर्फ इमरजेंसी ही लगा करके इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उन्होंने, आपको याद होगा कि अपने आखिरी दिनों में जो है जिस तरह से आपको अपने आप को एक हिंदू लीडर की हैसियत से प्रोजेक्ट कर रही थी, वो जो है मैं समझता हूं कि इस देश के संविधान के मुताबिक नहीं था। इंदिरा जी ही के इशारे पर डॉक्टर करण सिंह ने विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जो इस देश की कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के हक में नहीं था। ये सारी जो है जितनी खराबियां हैं उस जमाने से शुरू हो गई थी, और जब उस जमाने से ये खराबियां शुरू हो गई थी, मेरा कई स्टूडेंट की हैसियत से जो है जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का छात्र था तो हमारी कई बार बहसें और झगड़े हमारे उन कांग्रेसी दोस्तों से हुआ करते थे कि ये जो परंपरा है, इस परंपरा की शुरुआत जो है हमारे कांग्रेस के भाइयों ने शुरू की कि आज जो है हर किसी भी गवर्नमेंट के ऑफिस में चले जाइए, देवी देवताओं की मूर्ति जो है वो लगी हुई है। स्टेट बैंक जैसा जो एक गवर्नमेंट का इदारा है वहां चले जाइए, जो जहां पैसे रखे जाते हैं बैंक में, वहां जो है बैंक मैनेजर आकर के पहले जो है लक्ष्मी की पूजा करता है और फिर जो है वो लॉक खोला, उसका ताला खोला जाता है। तो ये सारी जो है जिस तरह की चीजें शुरू हुई हैं वो भाजपा ने नहीं शुरू की हैं, वो उससे पहले जो है हमारी सत्ता में बैठे हुए लोगों ने शुरू की थी और जिसका नतीजा भरपूर फायदा जो है भाजपा ने उठाया है। और आज भी जो है देखिए कि जहां तक राम मंदिर बनने का अयोध्या में जो कानून पास हुआ है, जिस तरह का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है आप उसको देखिए, संविधान का मजाक नहीं तो और क्या है। न्यायपालिका की जिम्मेदारी क्या है? न्यायपालिका ये देखे कि वो लोग जो बाबरी मस्जिद के विध्वंस में शामिल थे वो एक क्राइम था कि नहीं क्राइम था, और अगर वो उस क्राइम था तो इस देश के संविधान के हिसाब से उन तमाम जो है जिन्होंने वो जुर्म किया था उनको क्या सजाएं हो सकती हैं। ये फैसला जो है न्यायपालिका की तरफ से नहीं आया है। और दूसरी तरफ जो है जब राम मंदिर बनने का पूरा जो है वो शुरू हुआ है तो वो यूपी में तो जो है भाजपा की सरकार है, यूपी में आरएसएस का पूरा एजेंडा लागू हो रहा है और वो अपने एजेंडे के हिसाब से कर रहे हैं। आप और हमें ताज्जुब इस बात पे हो रहा है कि हमारे कांग्रेस के कई नेता जो है राम मंदिर के लिए चंदा उगाते हुए घूम रहे हैं। राम मंदिर के लिए जो है चंदे का ऐलान हो रहा है जिसमें बड़े बड़े कांग्रेसी नेता जो है वो ये बता रहे हैं कि हमने इतने लाख चंदा इकट्ठा किया, हम इतना जो है चंदा दे रहे हैं। उस मुहिम में सेकुलर पार्टी जो कांग्रेस को आज भी मैं सेकुलर पार्टी मानता हूं, इसलिए कि इन प्रिंसिपल कांग्रेस सेकुलर पार्टी अभी है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का आचरण जो है वो सेकुलर नहीं है, वो गैर संवैधानिक है। और इस बीमारी से, इस पूरे हिंदुत्व के आतंकवाद से जो है अगर हमें बचना है तो मैं समझता हूं कि सचमुच जो है जो संविधान में सेकुलर मूल्यों की स्पिरिट जो है
बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रखी थी, जब तक उस स्पिरिट पर अमल नहीं करेंगे ईमानदारी के साथ, और हम ही जो है कानून की धज्जियां उड़ाएंगे, और जब हम सत्ता में नहीं रहेंगे तो सत्ता पक्ष पे वो ये इल्जाम लगाएंगे कि ये सत्ता पक्ष जो है संविधान का उल्लंघन कर रहा है। हमें अंदर झांक करके देखना चाहिए कि पिछली जो सत्ताएं रही हैं उन्होंने संविधान की धज्जियां किस तरह से उड़ाई हैं। उसको जो है नजरअंदाज अगर हम करेंगे तो हम सही नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे। मैं समझता हूं कि प्रगतिशील लेखक संघ की तरफ से आज हमने इस जनतंत्र के मौके पर, जो गणतंत्र के मौके पर जो आयोजन किया है, हम इस बहस को यहाँ रोकने वाले नहीं हैं। ये तो अभी शुरुआत है, और इस बहस को आगे बढ़ाते हुए संविधान की रक्षा के लिए, सेकुलर स्पिरिट को जिंदा रखने के लिए जो रोल प्रगतिशील लेखक संघ ने शुरू से अदा किया है, हमारी प्रतिबद्धता है अभय जी, आपको भी और अपने दूसरे साथियों को भी, कि प्रगतिशील लेखक संघ जो है इन हमेशा जो है जो भूतकाल में भी जो उसने जो पहले भी जो कुर्बानियां दी हैं, भविष्य में भी ऐसी कुर्बानियां देने के लिए तैयार है। और हमें इस बात का फख्र भी है कि प्रगतिशील लेखक आंदोलन से जुड़ा हुआ कोई भी साहित्यकार जो है, कम से कम उसने संविधान की स्पिरिट को जो है किसी मौके पर जो किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपने लेखन के जरिए जो है उस सेकुलर स्पिरिट को, संविधान की सेकुलर स्पिरिट को जो है वो हमेशा हमने आगे बढ़ाया है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, जाहिर है जो कानून पर उनके सामने कुछ बात करना जो है वो बड़ी बड़बोलापन होगा। वो हमारे इस आयोजन में आए और उन्होंने हमें अपनी बातों से जिस तरह से हमारा ज्ञान वर्धन कराया, हमारे इल्म में इजाफा हुआ, वो बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और डॉक्टर रतन लाल तो जो है हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कलीग हैं, और डॉक्टर रतन लाल जो है वो हमारे उन नौजवान दोस्तों में शामिल हैं जो दलित राइटर की हैसियत से तो उनकी पहचान है ही है, लेकिन हम उनको दलित राइटर तक महदूद लिमिट नहीं करते हैं, इसलिए कि उनका विजन बड़ा है। डॉक्टर रतन लाल का विजन बहुत बड़ा है, और वो हर चीज को जो है एक दलित की हैसियत से नहीं देखते हैं, बल्कि एक सेकुलर भारतीय की हैसियत से वो देखते हैं। और उस विजन के तहत जो है जब भी डॉक्टर रतन लाल अपनी बातें रखते हैं, एक हिस्टोरियन की हैसियत से, एक संविधान के रक्षक की हैसियत से, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी कद्र करता हूँ, इसलिए कि अभी वो तो जवान है और आने वाले दिनों में उनका इस समाज को बदलने में एक बड़ा अहम रोल रहेगा। डॉक्टर शीबा असलम फहमी जो है, उन्होंने जिस तरह से अपनी एक पहचान बनाई है, और जिस तरह से सेकुलर वैल्यूज के लिए जो है वो हर कदम पर, औरतों के हुकूक के लिए भी हर कदम पर जिस तरह से सामने रहती हैं और मुकाबला करती हैं, डट कर मुकाबला करती हैं, उनको जो है मैं मुबारकबाद देता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस महफिल में शामिल होकर के उसकी अहमियत बढ़ाई। और अभय दुबे जी तो जो है जाहिर है वो जिस तरह से बहुत ही बौद्धिक स्तर पर जो है जिस तरह से चीजों को रखते हैं और समझते हैं, उसके पीछे जो है उनका एक जो बहुत गहन स्टडी है, और चीजों पर जो है जो गहरी नजर जिस तरह से वो रखते हैं, वो उनके अपने अध्ययन के आधार पर है। उनके अपना मुताला जो है इतना वसी है, इतना वो लिटरेचर उन्होंने पढ़ा है और उसे असिमुलेट किया है, आत्मसात किया है। उसके आधार पर जो है डॉक्टर अभय दुबे की जब बातें सुनते हैं तो हमारे इल्म में इजाफा होता है, और हर उनके व्याख्यान के बाद जो हम नया कुछ सीखते हैं। उन्होंने हमारे इस आयोजन में शिरकत करके जो हमारा
सम्मान बढ़ाया है, हम उनसे तो यही उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी जब हम उनको जहमत देंगे, उनके पास जाएंगे, तो वो हमारी दरख्वास्त को कबूल करेंगे और इसी तरह से हमारे आयोजनों की अहमियत को जो है वो बढ़ाएंगे। हमारा उत्तर प्रदेश का जो प्रगतिशील लेखक संघ है, उसने पिछले चंद महीनों में तरह तरह के अदबी और समाजी बहसों को जो है सामने रख करके जिस तरह के आयोजन किए हैं, मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव की पूरी टीम को जो है बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिसमें हमारे जॉइंट सेक्रेटरी शुक्ल जी और फारूक, ये लोग जो है उनका जिस तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर आयोजन में जो है जिस तरह से योगदान रहता है, मैं इनको भी जो है अपनी तरफ से दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं। और मुझे उत्तर प्रदेश से मेरा भी ताल्लुक होने की वजह से मुझे इस बात का फख्र है कि हमारा उत्तर प्रदेश का प्रगतिशील लेखक संघ का यूनिट जो है जितना एक्टिव है और हर तरह के जो है हर वक्त जो है लेखकों को और बुद्धिजीवियों को इंगेज रखता है बहसों में और मुबाहसों में, उसके लिए जो है जितना हम फख्र करें कम है। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने तमाम जो आनंद शुक्ला जी की बड़ी मेहनत रही है सर, उनको शुक्रिया। बहुत मेहनत करते हैं आनंद शुक्ला जी। आनंद शुक्ला बड़ी तो मेहनत करते हैं। हमारे जितने साथी फेसबुक लाइव से देख और रहे हैं, जिस तरह से इसलिए आनंद शुक्ला जी की मदद से जो है मैं मुझ जैसा अनाड़ी आदमी जो है ये नेट से कनेक्ट हो जाता हूँ, उसका भी जो है बहुत बड़ा योगदान है, बड़ी मदद करते हैं, वरना जो है मुझे कंप्यूटर के बारे में, इंटरनेट के बारे में बहुत कम मालूमात है। सर जो लाइव हम लोग के साथी देख रहे हैं उनको भी आभार कर दीजिए, जो और लाइव हाँ, मैं उसी पे आ रहा था कि और हमारे प्रगतिशील लेखक संघ के मेंबर और हमारे जो साथी जो हमारे लेखकों के साथ जो है हमेशा जुड़े रहते हैं, जो श्रोतागण है हमारे, उन श्रोताओं का जो है मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जितने भी आयोजन हैं उनमें वो श्रोता की हैसियत से शामिल होकर के हमारा हौसला बढ़ाते रहेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार व्यक्त जी, बहुत बहुत जी आनंद शुक्रिया जी। सर आपका। अभय सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शिवा जी और डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी का भी धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार अभय बाबू। शिवा, बहुत दिन से मुलाकात नहीं हुई। जरूर सर, आपकी हौसला अफजाई हम लोगों को बहुत ताकत देती है। आप होते हैं तो जी सर। बहुत बहुत शिवा शुक्रिया जी, और आप मुलाकात होती है। ठीक है।